Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmad Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward towards the next section or relating thing to the tenses or translation, and that is conditional sentences. We have covered the most used modal verbs in our daily life, and now it's the time to move on conditional sentences. अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं. ठीक है, कंडीशन जो वर्ड है ना, कंडीशन अब कंडीशन जो वर्ड है, कंडीशन इसकी माने होती है शर्त. कहते हैं ना, मैं तुमसे मिलूँगा पर एक शर्त पर. आई विल सी यू बट देयर विल बी अ कंडीशन और देयर विल बी अ टर्म. कंडीशन होगी. ठीक है. अच्छा, तो कंडीशन जो वर्ड है वो उसकी माने शर्त है. कंडीशनल माने शर्तिया. ये शर्तिया जुमले होते हैं. इनमें होता क्या है, दिखाते क्या है, ये आप आगे पढ़ेंगे. इनमें ये होता है कि इसमें एक शर्त लिखी गई होती है, या शर्त कही गई होती है कि अगर ये काम हुआ तो फिर दूसरा काम भी होगा. मिसाल के तौर पर, अगर तुम आए तो मैं मिलूँगा, तो इसमें शर्त हो गई. अगर तुम आए, ये शर्त है. अगर तुम आए तो ये दूसरा काम होगा कि मैं भी आऊँगा या तुमसे मिलूँगा. ऐसे जुमले जिनमें अगर इस्तेमाल हो उसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है? फर्स्ट में क्या दिखाया जाता है? इट टॉक्स अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर रिजल्ट. ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये किसके बारे में बात करते हैं? पॉसिबल फ्यूचर रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं. यानी अब अगर एक काम हुआ अभी, तो फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या होगा. ठीक है. अब मिसाल के तौर पर इन उर्दू में सेंटेंसेस ये किस किस्म के होंगे? सबसे पहले तो मैंने आपको पता, कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें अगर तो लाजमी होगा, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर वो तो कंडीशनल हुआ ही कोई नहीं. शर्त है, अगर माने शर्त. अच्छा, याद रखें कंडीशनल सेंटेंसेस के दो हिस्से होते हैं. एक पहला अगर वाला, यानी अगर वो आएगा, ये एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया. ठीक है. दूसरा, तो मैं जाऊंगा, ये दूसरा हिस्सा हो गया. अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा. अब हम ये सेंटेंस पढ़ चुके हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने एक पढ़े थे कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, फिर कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. ठीक है. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कंडीशनल होते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स माने अगर ये काम हुआ तो ये होगा. अब आपको उर्दू में सेंटेंस कैसे मिलेंगे? फर्स्ट कंडीशन वाले कैसे होंगे? एक तो उनमें अगर लगा होगा. नंबर दूसरी बात, दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर के होंगे. दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर के होंगे. यानी ये देखें, अगर वो आएगा फ्यूचर की बात हो रही है, तो मैं जाऊंगा फ्यूचर की बात हो रही है. तो फर्स्ट कंडीशनल में याद रख लें, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक तो अगर लगाओ, अगर होगा तो कंडीशनल होगा, और दोनों जो सेंटेंसेस हैं या पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं वो दोनों फ्यूचर के बारे में हों. फ्यूचर में दोनों काम होंगे. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसको सिंधी में कैसे लिखेंगे? सिंधी में होगा अगर की जगह क्या होगा? जेकॾहिं. सिंधी में जेकॾहिं की माने शर्त के लिए इस्तेमाल होती है. ठीक है. जेकॾहिं तूं ईंदे त मां तोसां मिलंदुसि. जेकॾहिं तूं ख़त लिखंदे त मां तोॾे जवाबु ॾींदुसि. जेकॾहिं तूं कॉल कंदे त मां तुंहिंजी कॉल अटेंड कंदुसि. ठीक. तो शर्त हिकु त जेकॾहिं ईंदो, और दूसरा इसमें क्या होगा कि जेकॾहिं हू ईंदो फ्यूचर त मां वेंदुसि फ्यूचर. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक तो उर्दू में अगर हो, सिंधी में जेकॾहिं हो. दूसरा, वो दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी दोनों जो सेंटेंस हैं अगर वाले, अगर वाला और दूसरा, इसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो ये दोनों जो क्लास हैं या दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं वो दोनों फ्यूचर के बारे में होंगे. ठीक हो गया. अच्छा, अब इंग्लिश में इनको कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे? ये इसकी स्ट्रक्चर है. अब उर्दू में दोनों फ्यूचर में होंगे. उर्दू में दोनों सेंटेंसेस या दोनों क्लास ऑफ सेंटेंसेस फ्यूचर में होंगे. लेकिन इंग्लिश में कैसे होगा? इंग्लिश में सबसे पहले इफ़ रखेंगे. अगर या जेकॾहिं की इंग्लिश क्या होती है? इफ़. सबसे पहले इफ़ रखेंगे. अच्छा, उसके बाद इफ़ के बाद क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट. यानी अगर वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, उर्दू में या सिंधी में, अगर वाला जो पार्ट है वो उर्दू या सिंधी में फ्यूचर में होगा. ये देखें, अगर वो आएगा फ्यूचर, जेकॾहिं हू ईंदो. सिंधी या उर्दू में वो फ्यूचर में होंगे दोनों पार्ट. लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में जो पहला पार्ट है यानी अगर वाला जो पार्ट है,
तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। इंग्लिश में इफ़ वाला जो पार्ट है जिसमें इफ़ लगा होगा उस पार्ट को हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, जबकि उर्दू और सिंधी में वो फ्यूचर में लगा हुआ होगा। लेकिन प्रेजेंट कौन सा? सिंपल फ्यूचर हम पढ़ा चुके हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगी कॉमा, यानी ये इफ़ वाला पार्ट कॉमा पर ख़त्म हो जाता है, ये कॉमा आगे ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पार्ट सेंटेंस का होगा, ये अगर वाला है ना, वो अगर वो आएगा जिक्र हूँ इंदो, यानी ये उर्दू और सिंधी में फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इफ़ रख के फिर हम बाकी जो सेंटेंस है हूँ इंदो वो आएगा। ठीक है, ये फ्यूचर में है ना, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट में, इंग्लिश में रखेंगे, यानी वो आएगा। हम फ्यूचर इंडेफिनेट सीख चुके हैं, इसकी इंग्लिश होगी ही विल कम, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पर ही विल कम नहीं होगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, यानी वो आता है, इस तरीके से कन्वर्ट इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया। अब पहला पार्ट इफ़ वाला ख़त्म, तो फिर कामा। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है ता या तो, इसको समझ लें आप कामा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस है इफ़ के अलावा वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर में रहेगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, जेकरें हूँ इंदो तमाम। अब इसको अगर कन्वर्ट करें तो पहले मैंने आपको बताया, पहले आप रखेंगे इफ़, उसके बाद आप क्या करेंगे? इफ़ के बाद जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, मैंने आपको बताया इफ़ वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर फ्यूचर में होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में होगा। इफ़ ही कम्स, अब देखें यहाँ पर हु इंदो या वो आएगा, यहाँ पर मैंने उसको प्रेजेंट सिंपल में कर दिया है, वो या हु की इंग्लिश ही आएगा, ही कम्स। इफ़ ही कम्स, ये प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल में है। अब दूसरा पार्ट त मा इंदुस, अब दूसरा पार्ट किस में करेंगे? सिंपल फ्यूचर में, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही करेंगे। त यूँ समझ लें ये कामा में कन्वर्ट हो गया। मा वेंदुस, आई शल गो, जैसे सिंपली फ्यूचर हमारा होता है उसी तरीके से हमारा फ्यूचर होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसका एक और एग्जांपल लें। मिसाल के तौर पर, अगर तुम ख़त लिखोगे तो हम आएंगे। अब ये अगर वाला जो पार्ट है, एक पार्ट तो यहाँ तक हो गया, दूसरा पार्ट तो हम आएंगे यहाँ तक हो गया। अब अगर के लिए हम रखेंगे इफ़। ठीक है, अब ये तुम ख़त लिखोगे, अब इसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे। इफ़ यू राइट लेटर, प्रेजेंट सिंपल में ये कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में, इफ़ यू राइट लेटर। फिर आएगी कॉमा, तो की जगह आएगी कामा। ठीक है, यहाँ पर तो, यहाँ पर यूँ समझे कामा में कन्वर्ट हो गया। हम आएंगे, ये जैसे फ्यूचर सिंपल में है वैसे ही कन्वर्ट हो गया, हम आएंगे, वी शल कम। अब ये बात याद रखना कि कॉमा के बाद जो न्यू वर्ड आएगा या न्यू वर्ड का जो पहला लेटर आएगा वो हमेशा स्मॉल होगा। यहाँ पर आए तो अकेला जब भी होता है कैपिटल ही होता है ना, तो यहाँ पर वी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू मैंने स्मॉल लिखा है, वो स्मॉल ही आएगा। अच्छा, लेकिन ये क्या करते हैं, इफ़ वाला पार्ट आखिर में भी रखा जा सकता है। फ़र्क क्या है? अगर ये इफ़ वाला पार्ट आप आखिर में रखें तो फिर क्या होगा? ये कॉमा ख़त्म हो जाएगी। कैसे? मिसाल के तौर पर पहले होगा वी शल कम, अब वी जब शुरू में आएगा तो डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, स्ट्रक्चर वही रहेगी, यानी ये फ्यूचर में रहेगा या सिंपल प्रेजेंट में। ये होगा वी शल कम, अब फिर आगे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इफ़ यू राइट लेटर, तो फिर कामा जो है बीच में वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इफ़ वाला पार्ट पहले है तो इफ़ वाला पार्ट ख़त्म होते कामा, अगर दूसरा पार्ट आप पहले रखें इफ़ वाला बाद में रखें तो कामा की जगह क्या आ जाएगा? अंदर इफ़ आ जाएगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये फर्स्ट कंडीशन दी। उसके बाद जो 5 to 15 के लिए मैं लेके आया हूँ, ये आज भी एरर डिटेक्शन है। ठीक है, एरर डिटेक्शन इसलिए कि ये आप थोड़ा फ्लो में चल रहे हैं, आपको बातें समझ भी आ रही हैं। मैं नहीं चाहता मैं जल्दी स्विच करूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर। ये हफ़्ता, ये वीक आप इसी को चलाएं क्योंकि इसके रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक बात आप क्लियर समझ जाएं, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक फार्मूला है कि किस तरीके से वो की जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से हल की जाती है पेपरों में। मैं वो सिर्फ आपको फार्मूला समझाऊंगा, उसके बाद आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर आप खुद ही उसकी प्रैक्टिस करते रहा करेंगे। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और मैं डेली आपको दिया करूंगा एक्सरसाइजेज, वो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हल करेंगे। तो वो बिल्कुल ईजी है, वो टफ़ नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल है क्योंकि इसके रूल्स बहुत हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर इस पर दे रहा हूँ। और मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पहले भी ये इसलिए करवाया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा मुश्किल है। इंपॉर्टेंट तो वो भी है लेकिन वो आसान है, वो आप जल्दी में सीख जाएंगे, मसला ही कोई नहीं है वो। ठीक हो गया। तो ये हफ्ता हम इंशाल्लाह एरर डिटेक्शन चलाएँगे।
अब एरर डिटेक्शन के हम 7 रूल पहले पढ़ चुके हैं, आज 8वां रूल पढ़ रहे हैं। अब 8वां रूल क्या है? 8वां रूल कहता है नो प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड बिफोर, कोई प्रीपोजिशन नहीं रखा जाएगा किससे पहले? बिफोर। किससे पहले नहीं रखा जाएगा? बिफोर, टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। अब इन तीन वर्डों के पहले कभी भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर का ये रूल है। मिसाल के तौर पर अब देखें, दे सीन हिम ऑन टुडे, ऑन टुडे, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आपने पढ़ा कि टुडे, टुमारो या यस्टरडे, इन 3 वर्ड्स से पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इनके बाद आ सकता है, पहले नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपको कहेंगे एरर को डिटेक्ट करें, तो यहाँ पर आप एरर किसको करेंगे? आप कहेंगे ऑन नहीं आएगा, क्योंकि टुडे से पहले प्रीपोजिशन नहीं आ सकता, तो यहाँ पर एरर क्या है? ऑन है। अब ये डायरेक्टली कैसे होगा? दे सीन हिम, सॉरी दे हैव सीन हिम, यहाँ पर मैंने गलती की, यहाँ पर होगा दे हैव सीन हिम टुडे, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं सेकंड सेंटेंस पर। अब सेकंड भी ऐसे ही है, वी रोट इट एट यस्टरडे, हमने ये कल लिखा। अब यहाँ पर भी सेम ही रूल है कि यस्टरडे से पहले भी प्रीपोजिशन एट नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको दिया जाए और कहा जाए एरर को डिटेक्ट करें, तो कौन सी एरर है? यहाँ पर एट गलत इस्तेमाल है, एट नहीं आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब रूल नंबर 9। अब देखें, ये आज सिंपल रूल है, इसलिए मैंने 2 रूल लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 9 क्या है? वर्ब यूज्ड आफ्टर, वो वर्ब जो इन वर्ड्स के बाद इस्तेमाल हो। कौन से वर्ड? अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, इन, ऑन। वो वर्ब्स जो इन वर्ड्स के बाद में यूज़ हों, वर्ब, तो फिर क्या होगा? मस्ट बी इन इंग फॉर्म, यानी वो वर्ब जो इन वर्ड्स के बाद इस्तेमाल हों वो हमेशा इंग फॉर्म में आएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें, यू शुड आस्क बिफोर गो देयर। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया जाएगा कि इसमें एरर डिटेक्ट करें। अब ऊपर आपने पढ़ा कि जो वर्ड है बिफोर, बिफोर जब भी आएगा, इस बिफोर के बाद, आफ्टर, बिफोर के बाद जो भी वर्ब आएगा, वर्ब, एक्शन वर्ब, बिफोर के बाद या हेल्पिंग वर्ब भी भले हो, जो भी, ज़्यादातर एक्शन वर्ब भी होता है, तो जो भी वर्ब आएगा इन वर्ड्स के बाद, वो वर्ब किस फॉर्म में होगा? वो इंग फॉर्म में होगा। यानी यहाँ पर एरर किस में है? एरर है गो में। गो में एरर क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा, इंग फॉर्म में आएगा। तो सेंटेंस कैसे होगा? यू शुड आस्क बिफोर गो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर करेक्ट क्या है? गोइंग, गोइंग फॉर्म में हो जाएगा, बिफोर गोइंग देयर, ठीक हो गया। अब दूसरा सेंटेंस आप देखें, आफ्टर सी अ लायन, एक लायन शेर को देखने के बाद, ही विल रन, वो भाग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहेंगे एरर को डिटेक्ट करें, यहाँ पर कौन सी एरर है? अब यहाँ पर आप देखें वर्ड है आफ्टर, ऊपर आपने वर्ड पढ़ा है आफ्टर, यानी आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब हो, वर्ब यूज्ड आफ्टर, इसके बाद जो वर्ब यूज़ हो, तो ये वर्ब है ना, तो इन वर्ड्स के पीछे बाद में जो वर्ब यूज़ हो वो किस फॉर्म में आएगा? इंग फॉर्म में आएगा। फर्स्ट में नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, किस फॉर्म में आएगा? इंग फॉर्म में आएगा। इन वर्ड्स के बाद, ये वर्ड आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा आफ्टर सी अ लायन ही विल रन, सी गलत है, यहाँ पर आपको एरर डिटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी एरर क्या है? एरर है सी, ये गलत यूज़ किया गया है। क्या होगा? आफ्टर इंग फॉर्म इस्तेमाल होगा, आफ्टर सी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर सीइंग, आफ्टर सीइंग अ लायन ही विल रन, यानी शेर को देखने के बाद वो भाग जाएगा। समझ आ गई बात? होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।